आप जानते हैं कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिवसीय दौरा हिमाचल प्रदेश का था और नड्डा जी को जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन साथ ही साथ ने अपनी राजनीतिक स्टेटमेंट्स तक ये दौरा रहा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत से ऐसे विषय है हमारे प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, जिस पर आवश्यकता थी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से हमारे ऐसे फंड्स हैं जो अभी तक अनयूटिलाइज पड़े हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज तक के हिमाचल के इतिहास में जब से प्रदेश हमारा अस्तित्व में आया तब से लेके, क्योंकि हमारी रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट थी, जो हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 1950 के दशक से मिलता था, ये वर्तमान की केंद्र की सरकार है जिनके कार्यकाल के दौरान इसे बंद किया गया, जिससे हर वर्ष हमें कई हजारों करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही साथ आपकी जो आपने देखा होगा जो हमारे को लोन की लिमिट थी, उस पे भी एक अंकुश लगाया गया। इसी तरह से यहां तक कि जो प्रधानमंत्री जी की गत वर्ष जब 2025 में 23 के उपरांत जो प्राकृतिक आपदा के दौरान जब वो कांगड़ा जिला आए थे, उस वक्त की घोषणा भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास की आज तक लंबित पड़ी है। तो हमें आशा थी कि इस 2 दिवसीय दौरे में चलो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के साथ जो एक मंत्री के रूप में, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में एक प्रदेश में आने पर जो एक आशाएं होती है, हमारे साथ भी एक संपर्क साधा जाता सरकार के साथ। और साथ ही साथ जो इन 3-3.5 वर्षों के दौरान जो हमारे विशेषकर फाइनेंशियल फ्रंट पे जिन कठिनाइयों को ना मात्र हमारा प्रदेश, पूरे प्रदेशवासी इसका सामना कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूं किस तरह से रास्ता निकले, उस ओर भी अवश्य बात होनी आवश्यक थी। क्योंकि वर्तमान में नड्डा जी जो टॉप 5 मिनिस्टर्स हैं केंद्र में, और इस बात का हमको गर्व भी है, लेकिन उस पद का हमारे प्रदेश को विशेषकर इन गंभीर वित्तीय परिस्थिति के दौरान लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका भाव है इसका पीटू, जैसे मैंने उदाहरण दिया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, उस पर कटौती लगाएगी और इसका नुकसान ना मात्र मैं समझता हूं वर्तमान में आने वाले समय में भी प्रदेश को झेलना पड़ेगा। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात आती है, स्वास्थ्य विभाग की बात आती है, जो उन्होंने मुद्दे और भी उठाए हैं, ये वर्तमान सरकार की हमारी प्राथमिकता और उसका ही परिणाम है। चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए, जिस पर एक तरह का मोहर हमारी केंद्र सरकार ने लगाई है, चाहे वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो नैस की रिपोर्ट की बात हो, असर की रिपोर्ट की बात हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें भी मैं समझता हूँ सबसे बेहतर स्टेटों में हिमाचल प्रदेश को आंका जाता है। एक वो आयुष्मान जो योजना है हमारी केंद्र सरकार की, इसके बारे में विस्तार से भी धर्मानी जी भी अपनी सारी बातें रखेंगे। उसमें भी एक तरह का कैप है जो हमारे को केंद्र सरकार से, नाम अवश्य योजना का श्रेय केंद्र सरकार लेती है, इनकी सरकार लेती है, लेकिन जो उसमें एक लिमिट है जो हर वर्ष पैसा मिलता है, मात्र 45 करोड़ के आसपास है। जहां तक पंचायती राज इलेक्शन की बात है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ उनका उत्साह बढ़ा है। एक बात कही जाती कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, आपने देखा होगा, हालांकि जो पंचायती राज के चुनाव है ये पार्टी बेसिस पे नहीं होते, लेकिन इनके ही 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपके 4 उपचुनाव हुए थे और आमतौर पे सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही बाई इलेक्शन जोड़े जाते कि जिसकी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उस सरकार की, उस पार्टी की जीत होगी। लेकिन इसके विपरीत
हमारी बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। सिंबल पे चुनाव होते आप इस बात से परिचित है। यहाँ तक कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भी उस वक्त प्रतिभा सिंह जी जीती थी, जहाँ से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री का संबंध है। तो इसमें भी ज्यादा मैं समझता हूँ अति उत्साह करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने कहा कि पंचायती राज में भी विशेषकर प्रधान, उप प्रधान, बहुत सी हमारी पंचायत समिति में हमारे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। और उससे पहले जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें भी चाहे मंडी जिले की बात हो, कांगड़ा जिले की बात हो, जहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश का हम कह सकते हैं कि 25 सीटें हैं, वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का रहा है। जहां हमें सफलता नहीं मिली उसको पार्टी स्तर पे भी और माननीय मुख्यमंत्री सभी, मैं समझता हूं आने वाले समय के लिए हम मंथन करेंगे, ताकि 2027 में हम मजबूती के साथ जनता के बीच जाए। और हमने जो कार्य किया है पूरे प्रदेश में, और उन बातों को लेकर मैं समझ जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और धर्मानी जी भी इसमें अवश्य अपनी बात जोड़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप इस पत्रकार वार्ता में यहाँ आए। अभी हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने अपनी बात रखी। जैसा उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी आए यहाँ पे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात कही, तो इस संदर्भ में शुरुआत में तो मैं कहना चाहूँगा, और अपने कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में होती थी उस समय के कार्यकाल को हम याद करते हैं। और जब कांग्रेस सरकार के या यूपीए सरकार में जो मंत्री थे, जब हिमाचल के दौरे पे आते थे, तो अगर आप इसकी तुलना नड्डा जी के दौरे से करेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। एक समय था जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार के समय के केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पे आए चिदम्बरम जी, तो उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आकर घोषणा की कि यहाँ पे एक आईआईटी स्वीकृत की जाती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, आईआईएम की घोषणा की, और एम्स जो है आने वाले समय में खुलेगा, क्योंकि उसमें फैकल्टी की कमी थी। उस समय के जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे श्री गुलाम नबी आजाद जी, उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजेस चंबा और सिरमौर की घोषणा करी, और टांडा में जो है एक अलग से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने के लिए पैसा दिया। और जब उनका दौरा यहाँ से जब वो 2 की घोषणा हो गई, उसके बाद फिर वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे गुलाम नबी आजाद जी से अनुरोध किया कि एक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी खोला जाए, और उनके अनुरोध पर हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज तीसरा गुलाम नबी आजाद जी ने स्वीकृत किया था। कई जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल स्वीकृत किए गए, ट्रॉमा वार्ड स्वीकृत किए गए। हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार के समय में यहाँ पे आता था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम बदलकर इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से उसका नाम बदला। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कभी भी इस योजना में पैसे की कमी नहीं आई, जबकि आयुष्मान भारत हमें सिर्फ 45-46 करोड़ के आसपास मिलता है, जबकि प्रदेश का कुल खर्चा इस योजना पर 100 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में होता है। उसी तरीके से बाकी जो मुद्दे थे, हमें उम्मीद थी कि नड्डा जी यहाँ पे आएंगे और प्रदेश सरकार की जो लंबित मांगे हैं, खास करके वित्तीय संबंधी, उनका समाधान निकालेंगे। हमें उम्मीद थी कि आरडीजी बहाली के लिए नड्डा जी प्रदेश का पक्ष रखेंगे, लेकिन जब आरडीजी में कटौती जो 16 वित्त आयोग की सिफारिशें संसद में रखी गई और संसद द्वारा मंजूर की गई, तो नड्डा जी ने एक भी शब्द उसके विरोध में नहीं बोला। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के जो लंबित मामले हैं, हमारे बीबीएमबी का एरियर
4,500 करोड़ रुपए। नड्डा जी का कभी उसके ऊपर कोई बयान हिमाचल के पक्ष में नहीं आता है। हमारा जो सानन पावर प्रोजेक्ट है, जिसका 100 साल की लीज पूर्ण हो चुकी है, उसके बारे में कभी नड्डा जी ने ये नहीं कहा कि ये प्रदेश सरकार को वापस दिलाने में हम केंद्र सरकार की तरफ से जो है मदद करेंगे। तो ये ठीक कहा रोहित जी ने कि आज नड्डा जी का स्थान केंद्र सरकार में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस शक्ति का फायदा हिमाचल के लोगों को होना चाहिए था। ऐसी हर हिमाचली की उनसे अपेक्षा थी, लेकिन वो यहाँ पे आके जो है उल्टा हमें गालियां देके, उल्टा हमें हिमाचल प्रदेश सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से जो है यहाँ सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करके चले गए। जैसा उन्होंने कहा कि हमने पंचायतों में बहुत सारे इलेक्शन जीते हैं, वो तथ्यों से परे है। जिला परिषद के उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए थे, या नगर परिषदों में, नगर निकायों में उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनके विरोध में कितने वोट पड़े। तो विरोध में जो है उनके जितने वोट पड़े उससे डबल वोट पड़े। इन्होंने एक रणनीति के तहत कुछ सीटें जो है वो मैनेज करी, लेकिन जिला परिषद में भी कुल 251 सीटें प्रदेश में थी, उनमें से सिर्फ 116 सीटें इन्होंने जीती हैं। बाकी सीटें 72 के करीब कांग्रेस ने जीती है, और कुछ जो है जो निर्दलीय खड़े थे उन्होंने जीती है। मैं वैसे व्यक्तिगत आक्षेप नड्डा जी के ऊपर नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर उनसे निवेदन करूंगा कि जो उनका गृह जिला परिषद वार्ड है, वहां पर जो भाजपा का घोषित उम्मीदवार था उसको कितने % वोट पड़े, वो जरूर मीडिया के माध्यम से लोगों को सामने रखें, और जो वहां पे जीता उसको कितने % पड़े जो निर्दलीय था। तो इस पे राजनीतिक फायदा उठाने की बात करने के लिए वो आए, लेकिन वो मैं समझता हूं कि ये स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आए, उनको प्रदेश सरकार के साथ भी कुछ नीतिगत फैसलों पर, मामलों पर जो है बात करनी चाहिए थी। हिमाचल को कैसे आगे ले जाना है, हिमाचल के हितों की रक्षा कैसे करनी है। विकसित भारत का नारा अगर प्रधानमंत्री जी देते हैं, तो हिमाचल प्रदेश अगर विकसित नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो हिंदुस्तान भी विकसित नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के लिए हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज पानी और यहाँ की जो जलवायु है, अगर हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से दोहन नहीं किया होता, अंधाधुंध दोहन किया होता, तो आज पर्यावरण की बहुत बड़ा नुकसान होता। आज हमने ग्लेशियर हमारे इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमने ग्रीन फैलिंग पे जो है बैन लगाया है, और हमने अपने पर्यावरण की सुरक्षा की है। उसके बदले में हिमाचल प्रदेश को कंपनसेट किया जाना चाहिए। हमें जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा फंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में जो है कोई बात नड्डा जी ने नहीं कही। और हमने बार बार इस मुद्दे को उठाया। हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों को पानी देता है, क्योंकि ग्लेशियर हमने पिघलने से बचाए हैं, तभी तो साल भर जो है पानी मिलता है, लेकिन उसके बदले में हिमाचल को क्या मिलता है। आज हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल PSUs के कई प्रोजेक्ट हैं, BBMP के कई प्रोजेक्ट हैं, जो जिनका जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिनके ऊपर कुल लागत थी, उससे कई ज्यादा गुना जो है वो प्रॉफिट कमा चुके हैं। लेकिन क्या इसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए? इसमें अब जब पावर प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं तो कुछ शेयर हमारा उसमें बढ़ाया जाना चाहिए। हम अपेक्षा करते थे, हर हिमाचली एक अपेक्षा करता था कि नड्डा जी को जो स्थान राजनीतिक वो शिखर पे पहुंचे, रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 2 बार रहे, केंद्र में जो कैबिनेट है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि महज राजनीतिक बयानबाजी करके जो है वो हिमाचलियत को गाली देके जो है यहाँ से चले जाएं। हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हिमाचल के हितों की रक्षा करे, हिमाचल को वो दिलाने में भी जो है वो सक्षम है जो हम अभी तक नहीं ले पाए हैं। तो ऐसी कुछ योजनाएं लेकर आते जिससे हिमाचल का भला होता, हिमाचल की आने वाली पीढ़ियों का भला होता, लेकिन उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं रखा है। और वो सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी जो खींचतान है उसको पर्दा डालने के लिए वो यहाँ आते हैं।
क्योंकि उनके फेवरेट जो चहेते वो लोग हैं जो कांग्रेस से वहां पे वो गए हैं, और बाकी भाजपा उनको जो है टॉलरेट नहीं करती है। लेकिन नड्डा जी के वो चहेते हैं, तो उनको जब ज्यादा उनके ग्रीवेंसेज बीजेपी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उनको फिर वो जो है उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से आते हैं। उन्होंने कुछ टिप्पणियां जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी व्यक्तिगत तौर पे कही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो उनको व्यक्तिगत तौर पे तो 1990 कानून से जानते हैं, और बड़ा संघर्ष करके आप में से भी कई लोगों ने उनको देखा होगा, उनकी साफ सुथरी छवि रही है। और नड्डा जी का कहना, या अनुराग जी ने जैसे कहा, या जैसे हमारे जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई अटैची की बात करें, तो ये तो बड़े निम्न स्तर की बात है। उनका दामन बिल्कुल साफ सुथरा है, और आदमी को जब इस स्तर पे आदमी पहुंच जाता है, उसके लिए बाकी चीजें मटीरियल हो जाती है। तो ये सिर्फ क्योंकि चुनाव जो है अब 1.5 साल बाद चुनाव हैं, ये धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी झूठ के ऊपर अपना जो है किला खड़ा करना चाहती है, और एक मंसूबे उनके कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जनहित में फैसले किए। आज जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कहाँ हम 21वें स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में थे, आज हम जो 3रे स्थान पर राज्यों की श्रेणी में हैं। कहाँ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो थी हमारे यहाँ गिरावट आ रही थी। आज मैं घुमारवीं हालत देखता हूँ, आज हमारे पास वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आज हमारे वहाँ ओपीडी 1000 के आसपास पहुँच रही है। आज इतना रस वहाँ पे बढ़ा क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगे। लेकिन जब नड्डा जी प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी वहाँ पे कभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिला। ये बड़ा बदलाव जो है उसको अप्रिशिएट जो है नड्डा साहब को करना चाहिए, क्योंकि उनकी होम स्टेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक जो बड़ा जो उनका बड़े स्टेट्समैन की भूमिका में यहाँ पे आए। हम उनका उस तौर पे स्वागत करेंगे। लेकिन जब इस तरह से झूठा बयानबाजी करके यहाँ से जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमें उसको काउंटर करने का हमारा इसमें तथ्यों को आपके सामने रखने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। और इसके अतिरिक्त हमने जहाँ हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आज हर मेडिकल कॉलेज में जो पुरानी मशीनें थी, चाहे MRI मशीनें थी, CT स्कैन थे, अल्ट्रासाउंड मशीनें थी, उनको रिप्लेस करके जो है नई मशीनें खरीदने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जैसे पैट स्कैन हमारी शिमला में लग गई है, आने वाले टाइम पे टांडा और हमीरपुर में जो है स्थापित हो जाएगी, उसके टेंडर हो चुके हैं। और उस पुरानी जो ऑब्सोलीट मशीनें हैं, जो आउटडेटेड मशीनें हैं, उनको रिप्लेस नई मशीनों से करें। यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, इसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आज मेडिकल कॉलेजेस में 200 से ज्यादा ले गए या उनकी भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ कमी थी उसको भरने की जो है वो प्रक्रिया है। उस हमने जो इसकी सीट्स थी, PG की सीट्स थी या पैरामेडिकल की सीट्स थी, उसको हर कॉलेज में जो है उसको बढ़ाया है। पैट स्कैन की स्थापना, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और पेशेंट की रेशो है, उसको अभी हम जो वर्ल्ड में बेस्ट है उस लेवल पे ले जाने के लिए प्रयासरत है। उसकी तरफ हमने कदम उठाए हैं, और नड्डा जी का इसमें हमें सहयोग चाहिए, ना कि नड्डा जी से इस तरह की हम बयानबाजी की अपेक्षा करते हैं जिस तरह की बयानबाजी वो करके चले गए। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपने कहा कि उनको सहयोग करना चाहिए, वो तो जो सरकार है वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। खुल के समर्थन इस तरह न करे जिस तरह से हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद की गई है। और एक जो यहाँ पर धर्मानी जी ने बात की थी, कितना अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध हुआ करते जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसके 2 वाक्य मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी का निधन हुआ था, उन्होंने कहा था कि हिमाचल, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है और बिना दिल्ली की मदद के हमारी स्टेट चलाना बहुत कठिन है। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी का जवाब था कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका प्रतिनिधि आपका केंद्र में हूं। तो इस तरह का सौहार्दपूर्ण संबंध केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, हमेशा मैं समझता एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जैसे हिमाचल का निर्माण हुआ है आपका, चाहे उसमें उनकी याद करें, उनको स्मरण करें, पंडित नेहरू को स्मरण करें, चाहे इंदिरा गांधी जी को स्मरण करें, जब हमें स्टेटहुड मिला है। लेकिन इसके विपरीत, जैसे मैंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की, हमारी लोन लिमिट की कटौती की बात की, जो घोषणाएं होती है वो धरातल पे आती नहीं।
तो ये मैं समझता हूँ कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है। सर नीट का पेपर लीक होने को लेकर लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको जिम्मेदारी नहीं दी है, शेड्यूल किया गया, इसको लेकर किस तरह की तैयारी? तो अब उसके बारे में तो मैं समझता हूँ अब तैयारियां तो हो ही चुकी है केंद्र स्तर पर, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी पीछे हम चर्चा भी कर रहे थे कि अतीत में कितनी बार इस तरह की बात हुई होगी और कितना मैं समझता हूँ क्षति हुई है पूरी इस व्यवस्था में, और आने वाले समय में किस तरह से इसको मैं समझता हूँ फुल प्रूफ किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की मैं समझता हूँ कमियां ना हो, त्रुटि ना आए। इसके लिए केंद्र सरकार को भी और जैसे प्रदेश सरकार में भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे हमारा चयन आयोग था, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, पुलिस भर्ती की बात हो, ऐसे बहुत से वाक्य सामने आए हैं। सर हेल्थ सेक्टर को लेकर आपने बताया कि प्रदेश सरकार काम कर रही है, लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने आज आरोप लगाया है कि 15वें फाइनेंस कमीशन में एक बहुत बड़ी ग्रांट जो है जो हेल्थ सेक्टर के लिए स्टेट की है वो लैप्स हुई है। 12 लैब्स और 15 क्रिटिकल केयर यूनिट्स के लिए पैसे दिए गए, वो दोनों लैप्स हुए। तो इस पर आपका क्या है? जहां तक क्रिटिकल केयर यूनिट की बात है, ये भारत सरकार ही स्टेब्लिश कर रही है, भारत सरकार की ही एक पीएसयू है, वो उसको स्थापित कर रही है। तो इसका जवाब, इसकी जिम्मेदारी तो उनको खुद लेनी चाहिए उनके अपने ऊपर, क्योंकि केंद्र प्रदेश सरकार का काम था उनको फैसिलिटेट करना। हमने कैबिनेट से उसको पास कर दिया है, जमीन उपलब्ध करा दी है, अब बाकी स्थापित करने का काम तो उनका है, क्योंकि सेंट्रल पीएसयू ही इसको स्थापित करे और हेल्थ मिनिस्ट्री के ही अंडर पीएसयू आती है। सर नड्डा जी ने कहा कि ये जो सरकार है बहुत चल रही है और मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त प्रभार जो है, मुख्यमंत्री नहीं अतिरिक्त प्रभार है उनके पास, और दिल्ली से रिपोर्ट सीएस के लिए और डीजीपी के लिए तुलना की है सीएम सर। कट मनी और कमीशन की भी बात कही है सर। हाँ जी, कट मनी और कमीशन की बात भी कही है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो कहेंगे कि हिमाचल के लोगों ने 40 सीटें जिताकर ये सरकार बनाई थी, और टैक्सी का जो चलन था वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन वो उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। सरकार को गिराने की कोशिश की और इनकी टैक्सी जो है वो सीधा जाके समुद्र में जो है फेंकी लोगों ने। हमारी पहले भी 40 सीटें थी, अब भी हमारी 40 सीटें हैं, और सरकार पूरी तरह से सुदृढ़ है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। इनको ये खतरा है, क्योंकि भाजपा के भी हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि ये जो सुक्खू जी हैं ये 10 साल ही रहते हैं, चाहे एनएसयूआई के प्रधान रहे, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे, अभी मुख्यमंत्री भी 10 साल रहेंगे। इसके लिए इनके पेट में पीड़ा पड़ रही है। नड्डा जी ने आज कहा कि दिल्ली में वो बहुत खुश है, राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल में बिलासपुर की अगर दृष्टि से देखें तो बिलासपुर कांग्रेस के लिए राहत की बात है या आफत की बात है? देखिए, जब वो ट्राई कर चुके, जब वो पूरा हाथ पांव मार रहे थे, तो मैं मोदी जी ने फैसला लिया जयराम ठाकुर जी को बनाने का, है ना। तो ये नड्डा जी ये क्लियर करें ताकि मंडी के लोगों को भी पता लगे कि जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, है ना। और कुछ नेता जो हैं भाजपा के आज कांगड़ा के भी सपने देख रहे हैं, उनको भी पता लगे कांगड़ा के लोगों को कि कांगड़ा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और उसी तरीके से हमीरपुर के भी सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले कि हमीरपुर से बनेगा। भाजपा में भी 4-5 मुख्यमंत्री जो है इन वेटिंग हैं, तो वहां के लोगों को भी क्लियर करना चाहिए नड्डा साहब को कि वो नहीं बन रहे भाई, है ना। इस बार जो है वो बिलासपुर से बनेगा, जैसे है ना। तो अगर बिलासपुर से बनेगा तो जरूरी नहीं नड्डा जी बनेंगे, वहां भी कंपटीटर और हैं। थैंक यू। जैसे कहावत है ना कि दिल्ली दूर है, शायद नड्डा जी के लिए भी शिमला दूर है। ठीक है सर नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि जो है प्रदेश सरकार जो है कई जगह जो भाजपा के जीते हैं लोग प्रधानी, जिला परिषद, पंचायती राज चुनाव में, जो है जनमत को चुराने के लिए जो है उनके घरों की जो है नपाइश की जा रही है। वो लगातार 3-4 दिनों से ये बात करें, इस पे आप करिए। जैसे हमारे एमएलए तोड़े थे, अब जनमत पे कम ही बोले तो बेहतर रहेगा। सर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, क्या जो आंकड़े उसमें दे रहे, कितना तक हम क्या वो सही आंकड़े हैं या क्या कहना चाहिए? अब इन सभी आंकड़ों को देखेंगे और इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट अलग से देंगे। अभी तो पॉलिटिकल बात है, हमने पॉलिटिकल जवाब दे दिया। बंगाल की सरकार से आप लोगों को कंपैरिजन हो रहा है कि जैसे टीएमसी की सरकार थी ममता बनर्जी की, उस तरह की सरकार आप लोगों को नहीं, ये टीएमसी का जो आपने एग्जांपल दिया, और जो धर्मानी जी ने पहले बोला कि 10 साल के सुक्खू जी बनते, तो अभी 15 साल रही है। 15 साल के बाद 10 साल के बाद देखिए, आप मान रहे हैं कि टीएमसी की
तो वो मान रहे हैं। अभी 3 बार चलेगी ना, 2 बार दोबारा बनेगी, उसके बाद देखेंगे तब देखेंगे क्या बनती है। मानते हैं। इतना तो मान रहे हैं कि सरकार जो है 3 टर्म चलेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी मान रही है इसका मतलब। चाय और ले लीजिए।